अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया है प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हमने लास्ट क्लास में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा। हमने देखा कि कैसे ओवर द इयर्स धीरे धीरे हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलती रही। आइए आज हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, यानी व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप कहोगे कि मैम ये आप क्या पूछ रहे हो, हम सबको पता है हरी पत्तियों में, ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। बिल्कुल सही है, बट क्या सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं, लीव्स या कोई भी अगर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, वो स्टेम भी हो सकती है, तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। बेसिकली ग्रीन पार्ट मतलब वहाँ क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन वाला पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ लीव्स में नहीं बल्कि साथ में ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम में भी हो सकता है। अब हम लीफ का एग्जाम्पल लेते हैं। मोस्ट कॉमनली ये लीफ है। हमने बहुत अच्छे से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा है कि लीफ की एनाटॉमी कैसी होती है। ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा है, इस तरह से बना देते हैं। ये स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स हैं, और ये स्टोमेटा है जिसके थ्रू ऑक्सीजन CO2 यानी गैसियस एक्सचेंज होगा, ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस होगा। सो क्यूटिकल, एपिडर्मिस विथ स्टोमेटा। इसके बाद ये जो पूरा बीच का एरिया है, इसे हमने क्या कहा था? मीसोफिल। मीसोफिल में दो तरह का मीसोफिल है, एक पैलिसेड इस तरह के सेल्स और एक स्पॉन्जी मीसोफिल लाइक दिस, जहां बीच बीच में एयर कैविटीज भी हैं। याद आ रहा है आपको? और इसी मीसोफिल के बीच में रहते हैं वस्कुलर टिश्यू के बंडल्स, जाइलम, फ्लोएम। सो दिस इज एपिडर्मिस। हम बिल्कुल शॉर्ट में इसको लेबल करते हैं, दिस इज क्यूटिकल, दिस एंटायर पैलिसेड प्लस स्पॉन्जी ये मीसोफिल है और ये वस्कुलर बंडल है। अब इस लीफ में भी कहां होंगे? तो लीफ या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होते हैं। अब लीफ में भी कहां होंगे? मीसोफिल में। इन सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और भी पिगमेंट्स हम पढ़ेंगे जो ग्रीन कलर के नहीं है बट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल, इसलिए मैं वो बात बोल रही हूं। तो लीफ, पहला आंसर लीफ या ग्रीन पार्ट। और डिटेल में जाए तो मीसोफिल एरिया जो है यहां पर होगा फोटोसिंथेसिस। अब मैं एक मीसोफिल सेल आपको बना के दिखाती हूं। सपोज मैंने ये एक मीसोफिल सेल बनाया। अब ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल की तरह इसमें सेल वॉल होगी, इसमें वैक्यूल होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, सब कुछ होगा। तो ये सपोज इसकी सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये बड़ा सा वैक्यूल, यहां कहीं पर है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सब कुछ। अब मीसोफिल सेल के अंदर भी कहां होगा? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो लीव्स या ग्रीन पार्ट, उसके अंदर भी मीसोफिल सेल्स, उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। आइए अब हम समझते हैं इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए, हालांकि हमने ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अच्छे से समझा है, बट मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ करती हूं। ये सपोज एक क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाया, मैं इसको अब यहां थोड़ा सा रब कर रही हूं। ये क्लोरोप्लास्ट बनाया। क्लोरोप्लास्ट में एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। हमें पता है प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, और ये इनके बीच की पेरीप्लास्टिडियल स्पेस हो गई। ये जो पूरा स्पेस है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस को हमने क्या कहा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में? मैट्रिक्स। यहां पर ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब ये फ्लूइड पार्ट है। इसी में डबल स्ट्रैंडेड DNA रहता है, इसी में राइबोसोम्स रहते हैं, ये सब रहता है। अब
यहां पर हमने पढ़ा था मिलते हैं थाइलाकॉइड्स। सपोज ये एक थाइलाकॉइड है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और कई सारे थाइलाकॉइड्स जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं ग्रैनम। थाइलाकॉइड्स की गड्ढी, ढेरी, जैसे सिक्कों की ढेरी लगाते हैं, उसे ही हम ग्रैना बोलते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल क्या है, थाइलाकॉइड। इसकी एक मेम्ब्रेन होगी और एक बीच की खाली जगह होगी, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिंगल को ग्रैनम, पर ये बहुत सारे होंगे तो ग्रैना। तो आइए हम कुछ और बना देते हैं, जैसे सपोज ये भी एक ग्रैनम बना देते हैं हम, लेट्स से। और इन्हें कनेक्ट जो करेंगे, ये स्ट्रोमा में है पर इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कनेक्ट करने वाले हो सकता है बिना कनेक्ट करने वाले हो, इन्हें कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। तो ये मैंने बनाया स्ट्रोमल लैमेली। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या क्या बनाया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बनाए, कौन कौन से, थाइलाकॉइड, उनकी ढेरी, पाइल से बना ग्रैनम, और साथ में स्ट्रोमल लैमेली। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो फ्लूइड पोर्शन है वो बनाया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम्स, ये सब कुछ है। अब क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होगा, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। लाइट को एब्जॉर्ब करके हम जानते हैं वाटर को ब्रेक किया जाएगा, यानी फोटोलाइसिस किया जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। ये सब कुछ इन मेम्ब्रेनस पार्ट्स में होता है, यानी थाइलाकॉइड या ग्रैना कहिए और स्ट्रोमल लैमेली, इनमें होता है। और उसके बाद उस एटीपी और एनएडीपीएच को यहाँ स्ट्रोमा में भेजा जाता है, और स्ट्रोमा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो CO2 को इस एटीपी, एनएडीपीएच सबको यूज करके फिक्स करते हैं, यानी उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं, एक जो डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जहां पर लाइट को एब्जॉर्ब किया, वाटर को ब्रेक किया, फोटोलाइसिस किया, ऑक्सीजन का रिलीज किया, एटीपी बनाई, एनएडीपी बनाया, ये सब मेम्ब्रेनस पार्ट में हो रहा है। और उसके बाद उन्हें यूज कर कर अंधेरे के टाइम पर, जब सनलाइट नहीं है, डार्क के टाइम पर, एंजाइम्स को भी यूज करके स्ट्रोमा के CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाया। यानी कि हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में हर हिस्से को उसका काम समझा दिया गया है, यानी क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट एब्जॉर्ब कर लो और कोई भी जो है CO2 को फिक्स कर दो, ऐसा नहीं है, बड़ा क्लियर कट काम मिला हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताइए कि क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा, वो पिगमेंट्स कहाँ मिलेंगे? भाई वहीं मिलेंगे जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होनी है, यानी इस मेम्ब्रेनस सिस्टम में मिलेंगे। थाइलाकॉइड, ग्रैना या स्ट्रोमल लैमेली में, स्ट्रोमा में कभी नहीं मिलेंगे। इतना अच्छे से समझ में आया? चलो तो हम पहले इसको एक बार लिखते हैं कि यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है, चलिए मैं यहां लिखती हूं, क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्या है, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कौन क्या काम करेगा वो बहुत अच्छे से पहले ही तय किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम जो मेम्ब्रेन्स का बना है, और एक जो फ्लूइड है। फ्लूइड वाले पार्ट को हमने क्या कहा है, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया में उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और यहां पर प्रेजेंट होंगे थाइलाकॉइड्स, और थाइलाकॉइड्स की ही ढेरी बनी तो बन गया ग्रैना, इसे ग्रैना लैमेली भी बोलते हैं कई बार, और स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। अब जो क्लोरोफिल है वो यहां मिलेगा मेम्ब्रेनस पार्ट में, यानी कि यहां पर क्या क्या होगा, यहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उस लाइट को यूज करके वाटर को ब्रेक किया जाएगा, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। इसके बाद में अब मैं इस डायग्राम को रब कर रही हूं, होपिंग कि आपने इसे बना लिया होगा, नहीं तो आप इसको पॉज करके भी बना सकते हो। चलिए, जब वाटर टूटेगा तो हमें पता है जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो इसी वाटर से होती है, यानी रिलीज ऑफ O2 भी यहीं से होगा,
दौरान हम आगे पढ़ेंगे कैसे ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा, और इन सब के लिए लाइट डायरेक्टली जरूरी है, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स लाइट रिएक्शन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? मेम्ब्रेनस पार्ट में, ना कि स्ट्रोमल पार्ट में। अब स्ट्रोमल पार्ट में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि स्ट्रोमल लैमेली में लाइट रिएक्शन हो रही है या स्ट्रोमा में, तो स्ट्रोमल लैमेली में, एंड ऑफ कोर्स ग्रैना में तो होती है। अब स्ट्रोमा में क्या होगा? स्ट्रोमा में इस ATP NADH को यूज किया जाएगा, साथ में स्ट्रोमा में एंजाइम्स हैं, यहाँ पर पिगमेंट्स हैं लाइट एब्जॉर्ब करने वाले, यहाँ पर एंजाइम्स हैं जो CO2 को फिक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो सके, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स डायरेक्टली सनलाइट नहीं चाहिए, ये डार्क में हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन होगी मेम्ब्रेनस पार्ट्स में। एक बात यहां अच्छे से क्लियर कर लीजिए, डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो लाइट उसको चाहिए ही नहीं। भाई ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब पहले लाइट आई होगी, ये सब हुआ होगा, तभी तो फिर यहाँ ये बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं, CO2 को फिक्स कर सकते हो आप। तो लाइट पे एक्चुअली डिपेंडेंट तो है ये, पर इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, ये इनडायरेक्टली, इसीलिए इसको लाइट और इसको डार्क बोल दिया। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो सीधे CO2 फिक्स करवा देता हूँ अंधेरे में। भाई उसके लिए पहले तो आपको धूप चाहिए, पहले तो सनलाइट चाहिए, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, दिस इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। क्लियर? अब एंजाइम्स भी ऑफ कोर्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर एंजाइम्स भी होंगे फॉर CO2 फिक्सेशन। हम पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको याद करने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ आपको। सिंपल सी ट्रिक ये जो अब आप आगे आप भी बनने वाले हैं, जब आप MBBS कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो लोग आपको क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब। बस यही इसकी ट्रिक है, डॉक्टर साहब। डॉक्टर DR मीन्स डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स? S यानी स्ट्रोमा में। बची हुई लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेनस पार्ट में। तो एक याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आइए अब हम इतने पार्ट को पहले देखते हैं। तो अब मैं इन स्लाइड्स को आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं सीधे आपको लेके जाती हूँ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स एंड ऑल्सो अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम। बट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लीव्स में भी, मीसोफिल एरिया में। और बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और ये सब कुछ मीसोफिल सेल के अंदर कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में। दिस आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन फॉर यू। नाउ अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। देखिए हमें क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल तो चलो यहाँ मिल गया हमें मेम्ब्रेनस सिस्टम में, सनलाइट बाहर से आ रही है। अब उस मीसोफिल सेल के पास में CO2 भी तो पहुंचाना है क्लोरोप्लास्ट के पास अपने को, और अपने को क्या पहुंचाना है? वाटर पहुंचाना है। वो कैसे आएगा? मैंने अभी अभी जब डायग्राम बनाया था लीफ की एनाटॉमी का, तो हमने क्या किया था, ये जैसे एपिडर्मिस है सपोज, यहाँ पे ये लेट्स से पैरेन्काइमा मीसोफिल था, यहाँ बंडल था ना, वस्कुलर बंडल, तो इसमें जाइलम भी तो होगा, तो यहाँ से पानी आ जाता है, तो ये जाइलम से जो वाटर आ जाएगा वो इन मीसोफिल सेल्स को मिल जाएगा। अब CO2 कैसे मिलेगी? ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू ही तो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो एटमॉस्फेयर से CO2 स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टोमेटा के थ्रू CO2 मिल जाएगी, वाटर बंडल के थ्रू मिल जाएगा। देखिए सब आसपास, इसीलिए तो नेचर ने रखा है कितना ब्यूटीफुली परफेक्टली सब कुछ फॉर्म किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुना, CO2 जो है वो स्टोमेटा के थ्रू आ जाएगी, और वाटर जो है वो ऑफ कोर्स रूट से होता हुआ और जाइलम के थ्रू, वस्कुलर बंडल्स के थ्रू लीफ के मीसोफिल सेल्स तक पहुंच जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुकी हूँ, NCERT का डायग्राम है। NCERT के डायग्राम में कुछ और चीजें भी लेबल हैं। आउटर इनर मेम्ब्रेन हमने बनाया है, स्ट्रोमल लैमेरी, ग्रैना हमने बनाया है, स्ट्रोमा हमने बनाया है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है स्ट्रोमा में, राइबोसोम्स होते हैं जो हमने बनाए हैं।
जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, हमने पढ़ा है, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ पे स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी दिखेंगे हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और कुछ लिपिड के ड्रॉपलेट्स भी दिखते हैं। लेबलिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम का हर वर्ड, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लोरोप्लास्ट में जैसे हमने बात की, मेम्ब्रेनस सिस्टम है और फ्लूइड स्ट्रोमा है। मेम्ब्रेनस सिस्टम लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, फोटोलाइसिस करेगा, एटीपी एनएडीपीएच को सिंथेसाइज करेगा, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगी, CO2 को फिक्स किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस यही होगा, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट है, इसीलिए डार्क रिएक्शन। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम समझते हैं आखिर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्या। बट उसके पहले यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने ये समझ लिया कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस प्लांट में एक्चुअली कहां होने वाला है, और उसके लिए हमें चाहिए CO2 जो कैसे मिलेगी हमें पता चल गया, वाटर कैसे मिलेगा हमें पता चल गया, सनलाइट, और साथ में वो पिगमेंट्स जिसे हम कॉमनली क्लोरोफिल लिख देते हैं। बट क्या अकेला क्लोरोफिल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है? नहीं। आइए इसको हम समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट मतलब कुछ ऐसे कलर्ड मॉलिक्यूल्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, जिनके कारण फोटोसिंथेसिस होगा, यानी लाइट की प्रेजेंस में खाना बनेगा। 3 कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। पहली बात तो क्या है ये पिगमेंट्स जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? 3 कैटेगरीज। फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन है, जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल्स। बट सिर्फ क्लोरोफिल्स ही नहीं, कैरोटीनॉइड्स, टर्पीन के डेरिवेटिव्स होते हैं ये कैरोटीनॉइड्स, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और साथ में कुछ रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पिगमेंट्स मिलते हैं जिन्हें कहते हैं फाइकोबिलेंस। हायर प्लांट्स में हालांकि ये नहीं मिलते हैं, बट ये रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। पहले फाइकोबिलेंस की बात करते हैं। फाइकोबिलेंस जो है स्टूडेंट्स, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। 3 फाइकोबिलेंस हैं। पहला फाइकोसाइनिन, नाम से ही समझ में आ रहा है, बताइए कौन से कलर का होगा? साइनो, साइनो मीन्स ब्लू, ब्लू कलर का है। दूसरा एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, बताइए कौन से कलर का होगा? साइनिन, अगेन ब्लू कलर का। और थर्ड फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स? रेड कलर के लिए। तो ये कैसे कलर का फाइकोबिलेन है? रेड कलर का। अब फाइकोबिलेंस जो हैं ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ये पिगमेंट हमेशा एक प्रोटीन के साथ जुड़कर रहता है, हमेशा। तो ये फाइकोबिलेन हमेशा प्रोटीन के साथ जॉइंट होके रहता है, तब हम इसे क्या कहेंगे? फाइकोबिली प्रोटीन या सिंपल बिली प्रोटीन। सो फाइकोबिली प्रोटीन, ऑफ कोर्स इसका काम वही होगा, लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ हम आते हैं हमारे मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल्स पे। क्लोरोफिल स्टूडेंट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, आइए हम लिखते हैं। कुछ तो हम जानते ही हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बताते जाइए क्या लिखूं? C, बिल्कुल। और क्या लिखें? लिख दीजिए D। और क्या लिखें? लिख दीजिए E। और क्या लिखें? F नहीं। क्लोरोफिल A, B, C, D, E। और बैक्टीरिया में अलग तरह का क्लोरोफिल मिलता है जिसे हम बैक्टीरिया में डिटेल में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और एक और मिलता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरियोवर्डिन। तो ये 2 तो बैक्टीरिया में मिलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। ये प्लांट्स किंगडम में मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी वाले बैक्टीरिया हैं उनमें भी ये मिलते हैं। ये दोनों जनरली हायर प्लांट्स में मिलते हैं, और ये वाले CDE जनरली लोअर प्लांट्स में मिलते हैं। लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी वगैरह में मिलते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, एल्गी, इनमें लोअर प्लांट्स। ठीक है, अब मैक्सिमम कौन सा मिलता है? ये मैक्सिमम।
मतलब कुछ बुक्स तो कहती है कि A और B 2:1 के रेशियो में मिलता है ग्रीन प्लांट्स में, और कुछ बुक्स ये कहती हैं कि ये 1/4 होता है। अगर सारे पिगमेंट्स को मिला लें तो ये 1/4 होगा टोटल पिगमेंट्स का, बट अदरवाइज इन दोनों का 2:1 रेशियो है, यानी क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है, क्लोरोफिल बी कम होता है। हम आगे पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए एक्चुअली मेन पिगमेंट है, अभी वी विल टॉक अबाउट इट। अब कैरोटीनॉइड्स दो तरह के होते हैं, सभी टर्पीन के डेरिवेटिव्स हैं, टर्पीन डेरिवेटिव्स ये दो तरह के हैं, एक कैरोटीन्स और एक ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो होते हैं ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, कुछ इस तरह का इसका फॉर्मूला है C40H56, कोई ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हम देखेंगे क्लोरोफिल्स में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, इवन मैग्नीशियम तक होता है, कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है। ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो बिल्कुल कैरोटीन जैसे हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन मिलता है। सो C40H56O2, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन बोल सकते हैं इनको। इनमें ऑक्सीजन मिलता है, इनमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। कैरोटीन्स भी तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया है, जब भी विटामिन पढ़ाए हैं, हमेशा क्या बोला है कि विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है? बीटा कैरोटीन। ये बना देता है विटामिन ए, उसका प्रीकर्सर है स्टूडेंट्स, ये प्रीकर्सर। यही कैरोटीन्स, चलो पहले अपन इतना देखते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जो जिनमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, हालांकि अलग अलग पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो पिगमेंट्स मैंने आपको बताए, इनको हम देख सकते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी से। कैसे देख सकते हैं मैं यहां बना के बताती हूँ। पेपर क्रोमैटोग्राफी में ये एक पेपर लिया, हमें डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए कि ये प्रोसीजर कैसे करते हैं, बट हाँ, इस पेपर पे क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा मीन्स कलर, बैंड्स बनेंगे अलग अलग कलर के, उससे हमें पता चल जाएगा। इस बैंडिंग पे सबसे पहले जो दिखता है वो दिखता है क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल ए, फिर ज़ैंथोफिल और फिर कैरोटीन। यानी जब एक पत्ती को, लीफ की क्रोमैटोग्राफी की गई तो तब तक साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि सिर्फ क्लोरोफिल ही होता है, तो सिर्फ क्लोरोफिल के बैंड आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें 4 बैंड्स मिले जो अलग अलग पिगमेंट्स के थे, और उसने ये बात प्रूव करी, ये हायर प्लांट ले रहे हैं तो इसमें फाइकोबिलिन्स नहीं मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स मिलेंगे। और इस बात से प्रूफ हुआ कि सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं, और भी पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस इज क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड दिस इज कैरोटीन, पेपर क्रोमैटोग्राफी पर, राइट। आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब उन्हें ये बैंड्स दिखे तो ये अलग अलग कलर्स के थे, ये सभी एक से कलर्स के नहीं थे। तो उन्होंने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए जो है वो तो ब्राइट ग्रीन है या ब्लूइश ग्रीन कह सकते हैं, क्लोरोफिल बी भी ग्रीन है लेकिन येलोइश ग्रीन है, और कैरोटीन येलो ऑरेंज कलर का दिखा, और ज़ैंथोफिल पूरा येलोइश कलर का दिखा, यानी अलग अलग कलर्स के दिखे। इससे ये प्रूफ होता है कि ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आइए हम एक ट्रिक से लर्न करते हैं कि कौन सा इन चारों में से पिगमेंट किस कलर का होता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्लोरोफिल ए जो है, अब मैं इसको रब करती हूँ। क्लोरोफिल ए मैंने अभी आपको बताया मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो ये कैसा दिखेगा? ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन, ब्राइट ग्रीन। बी कैसा दिखेगा? ग्रीन ही है पर पीलेपन में थोड़ा हल्का, येलोइश ग्रीन। कैरोटीन्स कैसे दिखते हैं? येलो ऑरेंज। और ज़ैंथोफिल्स कैसे दिखते हैं? येलो। चलो
अब अपन इसकी ट्रिक देखें कैसे याद करना है। अब मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये हमने एक मेजर क्लासिफिकेशन बनाया है कि 3 कैटेगरीज के पिगमेंट्स होते हैं, हालांकि हायर प्लांट्स में कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल ए बी ही बेसिकली मिलते हैं। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, देखिए इंद्रधनुष आपको मालूम है क्या कलर्स होते हैं, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू येलो, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, विबग्योर। अब कुछ नहीं करना, देखो कितना आसान है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ए हो गया, बी हो गया, सी से क्या है, कैरोटीन, सी, ए बी सी, लास्ट में जो बचा वो लिख दो, ज़ैंथोफिल, ठीक है। चलो इनको फिट करते हैं। ए ब्लू ग्रीन, बी ग्रीन येलो, येलो ग्रीन, ठीक है, सी येलो ऑरेंज। देखिए ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो या येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज। अब आप कहोगे मैम व्हाट अबाउट ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल याद करने की बड़ी आसान ट्रिक बताती हूँ आपको। आप ग्राफ बनाते हो, कोई भी ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स से ज़ैंथोफिल है तो वाई से क्या हुआ, येलो, ज़ैंथोफिल एक्स एक्सिस, वाई से येलो। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कलर्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यही हमने स्लाइड में, यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हो, साइड में स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख रखा है इन सभी के कलर्स। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रोमैटिक सेपरेशन जब करेंगे लीफ के पिगमेंट्स का, तो ये 4 बैंड्स हमको मिलेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लोरोफिल्स के बारे में। मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लोरोफिल ए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल ए जो है बैक्टीरिया को छोड़कर, ट्रू बैक्टीरिया को छोड़कर, ये सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, यानी कि ये यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। हम पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मतलब बाकी सारे पिगमेंट्स भी एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, बट वो एब्जॉर्ब कर कर इसी क्लोरोफिल ए को दे देंगे, और फिर ये क्लोरोफिल ए है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आगे एटीपी एनएडीपीएच वो सारी कहानी चलेगी। तो गुंडा, मेन गुंडा कौन है, मेन हेड कौन है, क्लोरोफिल ए। बाकी सब बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन एब्जॉर्ब कर कर इसी ए को देंगे। सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि यहीं से सारी रिएक्शंस होने वाली हैं, यही करेगा। इसे रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर, और कलर अब आप इसका कभी भूलोगे ही नहीं, ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। नाउ क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होता है ये, तो हालांकि ज्यादा होता है पर हल्का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है करीब 893, जबकि हम देखेंगे क्लोरोफिल बी का 906-7 के अराउंड होता है। अब यही पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, ब्राइट ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन, मॉलिक्यूलर वेट, यूनिवर्सल, प्राइमरी, रिएक्शन सेंटर। इट इज ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। स्टूडेंट सारे क्लोरोफिल चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल है। फाइकोबिलिन सॉल्युबल होते हैं बट ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ए बी और बी बी। लेकिन जो ए है वो पेट्रोलियम ईथर में सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल है यानी कि पेट्रोलियम ईथर में, और जो बी है वो मिथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल है, बट वाटर में दोनों इनसॉल्युबल है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। 5 याद रख लेना, 5 नंबर। देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है। 5 से याद करते हैं, 55 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन में भी 5 नंबर कैसे ला सकते हो, 7 - 2 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन अभी रट जाएगा आपको, 4 होता है और मैग्नीशियम 1 ही होता है सभी क्लोरोफिल में, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब में, सिवाय एक के जिसमें मैग्नीशियम नहीं होता, हम पढ़ेंगे। सो ये तो कॉमन रहता है, ये चेंज होगा ए में, बी में, डी में, सी में। तो क्या हो गया, 55 55, 7 - 2 5, O5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, उसकी एनसीईआरटी में लाइन है, क्वेश्चन भी आता है कि वो टैडपोल जैसा है। इसका क्या मतलब है? टैडपोल क्या होता है? फ्रॉग का लार्वा, फ्रॉग का यंग वन। उसमें क्या होता है? एक उसका सर होता है और एक उसका धड़, टेल होती है। बेसिकली उसमें नेक नहीं होती है। सो क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है वो टैडपोल की तरह है, मतलब एक उसमें हेड है, हेड, और एक उसकी टेल है। अगर हम हेड की बात करें, सपोज ये हेड है, अभी हम डिटेल बनाएंगे, और ये मान लीजिए टेल लगी हुई है, तो हेड जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 15 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो टेल है, पूंछ जो है वो लंबी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो हेड है इसे पोरफायरिन हेड बोलते हैं। हमने जब हीमोग्लोबिन पढ़ा था तब भी हमने पोरफायरिन वर्ड पढ़ा था वहाँ। आइए समझते हैं ये हेड का क्या चक्कर है, कैसा है ये। एक्चुअली इस हेड के अंदर ना पायरोल की रिंग्स हैं। अब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता है पायरोल की रिंग्स, मैं बना के दिखाती हूँ। 4 रिंग्स हैं। कैसे? ये फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट पायरोल की रिंग। ये सेकेंड पायरोल रिंग है, मैं बनाती हूं थर्ड पायरोल की रिंग, और ये हो गई फोर्थ पायरोल की रिंग। तो कितनी रिंग्स हैं? 4 पायरोल रिंग। यानी हेड के अंदर क्या मैं ये कह सकती हूं कि टेट्रा पायरोलिक हेड है, ये टेट्रा पायरोलिक, और ये सब आपस में जॉइंट हैं, यानी ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि फाइकोबिलेंस जो होते हैं वो भी उसमें भी 4 टेट्रा पायरोल रिंग्स होती हैं, पर वो चेन में होती हैं, वैसे क्लोज्ड नहीं होती हैं। सो यहाँ पर क्लोज्ड टेट्रा पायरोलिक हेड है। अब हर पायरोल रिंग में 1 2 3 4 तो कार्बन है और एक एक नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। तो हर रिंग के अंदर 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन है। एक के अंदर, एक रिंग की बात कर रही हूँ, हर रिंग में ऐसे ही होगा। तो कितने नाइट्रोजन हो गए? 4। यही तो फॉर्मूला में लिखा था हमने, 4 नाइट्रोजन। और सेंटर में एक मैग्नीशियम है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैग्नीशियम है ये आयन फॉर्म में नहीं है, नॉन आयोनिक फॉर्म में है, मतलब Mg2+ नहीं है, मैग्नीशियम का प्रॉपर एटम है, नॉन आयोनिक मैग्नीशियम एटम है। और ये मैग्नीशियम इन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। 2 नाइट्रोजन के साथ तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 नाइट्रोजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। क्लियर? तो 4 पायरोल रिंग्स यानी टेट्रा पायरोलिक क्लोज्ड हेड है, जिसके सेंटर में एक मैग्नीशियम है जो इन 4 नाइट्रोजन में से 2 के साथ कोऑर्डिनेट और 2 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नाउ अभी हेड पूरा नहीं बना। इस हेड में यहां पे कार्बन की नंबरिंग कैसे करते हैं? बाहर बाहर के कार्बन्स देखते हैं जो आउटर एरिया में है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, इसके 2 हो गए, थर्ड, फोर्थ, ये तो अंदर की तरफ आ गए। 5 6 7 8 ऐसे कार्बन नंबर करते हैं। ये जो थर्ड वाला कार्बन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली CH3 है, मतलब यहां कार्बन होगा और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्योंकि क्लोरोफिल बी का जब स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम, बट वहां पर मैं यही लिख देती हूं क्लोरोफिल बी में थर्ड कार्बन ऑफ कौन सी रिंग? सेकेंड पायरोलिक रिंग पर CHO होता है, ना कि CH3। तो क्लोरोफिल बी में CHO होता है और क्लोरोफिल ए में इस जगह पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप होता है। बस इतना सा अंतर होता है और इसी से इनका केमिकल फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी अलग हो जाएगा और प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। बाकी सब कुछ सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पायरोलिक रिंग, इसकी नंबरिंग ऐसी करेंगे, ऐसा नहीं आप यहां से शुरू कर दो, ऐसे ही की जाती है। सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पर ए में मिथाइल और बी में CHO ग्रुप होता है। नाउ यहां पर एक और रिंग होती है स्टूडेंट्स, ये जो 6th वाला कार्बन है यहां पर एक ऐसे ये रिंग है, इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेनोन रिंग। सो दिस इज साइक्लोपेंटेनोन रिंग, ये भी हेड का ही पार्ट है, साइक्लोपेंटेनोन। अब ये हेड बना, दिस इज द हेड।
राइट? तो अगर कोई पूछे कि हेड में पायरोल रिंग्स कितनी है तो 4, लेकिन अगर कोई पूछे कि हेड में जनरली टोटल रिंग्स कितनी है तो 5, 4 पायरोल की रिंग्स हैं तो टेट्रा पायलोरिक हेड, बट साथ में एक साइक्लोपेंटेनोन की भी रिंग होती है। नाउ टेल कहां जुड़ती है? अभी टेल नहीं जोड़ी है, टेल जुड़ती है यहाँ 7th कार्बन पे, 4th रिंग के, ये जो 7th नंबर वाला कार्बन है यहां पर टेल जुड़ती है। नॉर्मली तो आप ऐसे बना दो सिंपल, और ढंग से बनाना है, प्रॉपर समझना है तो ये कैसे जुड़ी होती है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो 7th कार्बन है ना, यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड होता है। प्रोपियोनिक एसिड मतलब CH2 CH2 COOH, राइट? तो इस 7th कार्बन पर प्रोपियोनिक एसिड है, यानी CH2 CH2 COOH, तो मैं यहाँ COOH लिख देती हूँ। और जो टेल होती है ना, टेल में OH ग्रुप होता है। टेल का फॉर्मूला होता है C20, 20 कार्बन इसमें है, बाकी 55 है ना, टोटल 55, तो 35 कार्बन्स हेड में होंगे। सो C20 H 40 नहीं, डबल नहीं, एक कम, 39 OH, ये टेल होती है। तो इसका OH और इसका H बॉन्ड बनाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा। क्या बॉन्ड बनेगा बताइए? एसिड और अल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर बॉन्ड। तो हेड और टेल कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? ईस्टर बॉन्ड से। इतना समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आइए इसको देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हमने कवर किए हैं। सो ये मैं ऑलरेडी आपको सब बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर में पोरफायरिन हेड है 15x15 एंगस्ट्रॉम का, और हेड हाइड्रोफिलिक है। मैं आपसे पूछती हूँ, यहां देखिएगा कि हेड का नेचर कैसा है? एसिडिक है, अल्कोहलिक है, कैसा है? एसिडिक, क्योंकि इसमें प्रोपियोनिक एसिड है। और टेल कैसी होगी? अल्कोहलिक। अल्कोहल मतलब लिपिड सॉल्युबल, यानी वो लिपिड लविंग होगी, वाटर हेटिंग होगी। तो जो टेल होती है स्टूडेंट्स, ये वाटर हेटिंग यानी हाइड्रोफोबिक होती है, या अल्कोहलिक लविंग, लाइपोफिलिक, लिपिड लविंग है। और हेड जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। आपको पता है हमने यही सेम बात जब हम फॉस्फोलिपिड्स पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब बनाते हैं तो हेड को वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक कहते हैं और टेल को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। वही सेम फंडा यहाँ पर है। आइए वापस यहाँ देखते हैं। सो हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, एसिडिक है नेचर में, टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर है, क्लोज टेट्रा पायरोल है। हर पायरोल रिंग में 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम सेंटर में प्रेजेंट है, जो आयोनिक फॉर्म में नहीं, एटम फॉर्म में है। 2 नाइट्रोजन से कोवेलेंट और 2 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है। 3rd पोजीशन का जो कार्बन है 2nd पायरोल रिंग का, वहां पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है, और 6th कार्बन पर साइक्लोपेंटेनोन रिंग है। नाउ फाइटोल टेल की अगर हम बात करें, सभी क्लोरोफिल में हेड और टेल दोनों होते हैं सिवाय सी के। हेड होगा सी में पर टेल नहीं होती, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? मैंने कैसे याद किया था? कैट, मतलब सी में एब्सेंट टेल, क्लोरोफिल सी में एब्सेंट टेल होती है, हेड होगा, और बाकी सब में हेड और टेल दोनों होंगी। 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग है, अल्कोहलिक है, हाइड्रोफोबिक है, C20H39OH इसका फॉर्मूला है। ये लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड रहेगी। नाउ अब हम आते हैं क्लोरोफिल बी पर। क्लोरोफिल बी का जो कलर है हमें पता है, विबिग्योर से हमने याद किया था। ए ब्राइट ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन है और बी येलो ग्रीन होता है ग्रीन बट येलो ग्रीन। ये भी सभी ग्रीन प्लांट्स में मिलेगा, इसके अलावा डाई एटम्स में, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में भी मिल सकता है। मेन डिफरेंस हमने क्या पढ़ा? 2nd पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पर यहाँ CHO आएगा। अब देखो, आप देखो यहां पर ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, मुझे बी बनाना है। कैसे बनाएंगे? ए में CH3 है और बी में CHO है, यानी CC तो बराबर ही है ना, तो बी के फॉर्मूले में हम कार्बन तो उतने ही रखेंगे। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ एक ही हाइड्रोजन रह गया, तो फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन कम आएंगे, H70 हो गया। O देखते हैं, यहाँ O नहीं था, यहाँ एक एक्स्ट्रा O आ गया, यानी 5 O तो हैं ही, एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी नाइट्रोजन और मैग्नीशियम सेम है, तो ये बन गया क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। बड़ा आसान है, आइए देखते हैं। क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे फर्क पड़ा है, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, 903,
ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है, मिथाइल अल्कोहल में सॉल्युबल है। और टोटल क्लोरोफिल टोटल का 1/4 बनाता है, या 2:1, ए और बी की अगर बात करें, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्लोरोफिल सी, स्टूडेंट सी, डी और ई जो है ये हायर प्लांट्स में नहीं मिलते। सी डाई एटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ब्राउन एल्गी में मिलते हैं। हेड इसका बिल्कुल क्लोरोफिल ए की तरह है, बट अभी अभी हमने कैट बिल्ली से याद किया था कि क्लोरोफिल सी में टेल नहीं होती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे फाइटोल टेल बोलते हैं। एक सेकेंड, आइए यहां हम लिख लेते हैं, फाइटोल, अल्कोहल, ऑल लिखा है ना, फाइटोल टेल। तो हेड को पोरफायरिन हेड बोलते हैं और टेल को फाइटोल टेल बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफिल सी जो है लोअर प्लांट्स में मिलेगा, एल्गी, डाई एटम्स इनमें, और इसमें टेल एब्सेंट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि टेल एब्सेंट हो गई तो सीधे सीधे 20 कार्बन कम हो गए, तो C55 की जगह क्या हो गया, C35। ऑक्सीजन उतने ही है जितने ए में है, नाइट्रोजन उतना ही है, मैग्नीशियम उतना ही है, पर हाइड्रोजन भी कम हो जाएंगे क्योंकि टेल कम हुई है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल में से 39 हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं जो टेल में होते हैं, बट ऐसा नहीं है। फॉर्मूला 28 बनता है। वैसे क्या बनता, 72 में से 39 माइनस करते तो 33, H33, पर H33 नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोफिल सी भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, C1, C2, C3, मोस्ट कॉमन C2 होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम उतने ही होते हैं। जनरली फॉर्मूला नहीं आता, जनरली कहाँ मिलता है और टेल नहीं होती, इस पे क्वेश्चन आता है। नाउ क्लोरोफिल डी जो है ये भी लोअर प्लांट्स लाइक ब्राउन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लोरोफिल ए का जो सेकेंड वाला कार्बन है कौन सी रिंग पे आएगा, फर्स्ट रिंग पे। ये देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर ना ए में CH2 ग्रुप होता है, CH2 ग्रुप होता है, जबकि क्लोरोफिल डी में इसी जगह पर OCHO ग्रुप हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब इसका फॉर्मूला पूछा जाता है और इसके फॉर्मूले की ऐसी ट्रिक बताती हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। आप इतना सब मत कैलकुलेट करो, कितने कार्बन कितना क्या, ये सब लफड़ा चक्कर कुछ मत करो। आपको बी का याद हो गया है ना, बस उसमें एक कार्बन कम होता है। ये देखो ये बी का है ना, यहाँ देखिएगा, ए पता था हमें, इस बेसिस पर हमने बी निकाल लिया था, एक कार्बन कम कर दो, ये डी का फॉर्मूला हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए निकालो और फिर इनको कंपेयर करो, पर अपन क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बस बी क्लोरोफिल वाला फॉर्मूला है, उसमें एक कार्बन कम है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्लोरोफिल ई की डिटेल्स लकीली हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बट वो भी लोअर प्लांट्स में होता है। अब हम आते हैं कैरोटीनॉइड्स पे। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दो टाइप के पिगमेंट्स हैं, हमें पता है। कैरोटीनॉइड्स कहाँ मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में तो अकेले मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई क्लोरोप्लास्ट है और उसमें सिर्फ कोई कैरोटीनॉइड मिल रहा है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मतलब ही वो ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का मतलब ही है कि उसमें क्लोरोफिल तो है ही, बट साथ में उसमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं। सो अलोन मिलेंगे क्रोमोप्लास्ट में और अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट में। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने टमाटर पढ़ा था कि टमाटर लाल क्यों होता है, पहले हरा होता है कच्चा टमाटर जो होता है, यंग टोमेटो, फिर वो रेड टोमेटो में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो रेड कलर है वो लाइकोपीन के कारण है, जो एक तरह का कैरोटीन है। पर वो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो हम क्लोरोप्लास्ट वाले रोल को ही डिस्कस कर रहे हैं, वरना टमाटर का जो लाइकोपीन है वो भी एक कैरोटीन है। या हमने हरी मिर्च पढ़ी थी पहले, ग्रीन कलर की जो है हरी मिर्च होती है, फिर वो रेडिश लाल हरी मिर्च होती है, फिर वो ग्रीन हो जाती है। पहले लाल होती है रेड, फिर वो ग्रीन हो जाती है। वहाँ क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टिड्स इंटरकन्वर्टेबल है, हमने सेल में पढ़ा है। तो ये भी इनसॉल्युबल है वाटर में, जैसे कि क्लोरोफिल्स होते हैं। सिर्फ फाइकोबिलेंस जो है, जो प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, जो रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में ही मिलता है, वो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल है। बाकी कैरोटीनॉइड्स हो, कोई भी क्लोरोफिल्स हो, सब वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड केमिकली दे आर टर्पीन्स। अब क्या फंक्शन है कैरोटीनॉइड्स का? स्टूडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स का काम है क्लोरोफिल को हेल्प करना।
लाइट एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल ए के पास पहुंचा देते हैं। इवन क्लोरोफिल बी भी यही काम करता है। तो ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं कहलाकर एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। एक्चुअली क्लोरोफिल ए के अलावा जो भी पिगमेंट है, इवन क्लोरोफिल बी, उसको भी एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये क्योंकि कलर्स दे रहे हैं तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन हो सके, यानी एंटोमोफिली, जूफिली, उसमें भी हेल्प करते हैं। बीटा कैरोटीन तो हमने देखा, उससे विटामिन ए बनता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका और होता है। इनके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तो एक्सेसिव हीट से प्लांट्स प्रोटेक्ट होते हैं, और दूसरा ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स के फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब अगर ये नहीं हो तो जो क्लोरोफिल है वो लाइट की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेटिव रिडक्शन हो जाए, उसको ये प्रिवेंट करते हैं। और इस तरह से ये क्लोरोफिल की ढाल की तरह काम करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें शील्ड पिगमेंट्स भी कहा जाता है। तो लाइट एब्जॉर्ब करके तो दे ही रहे हैं क्लोरोफिल ए को, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ में क्लोरोफिल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, यानी शील्ड पिगमेंट्स की तरह भी काम करते हैं। राइट, आगे बढ़े। चलिए अब हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहले कैरोटीन्स, हमने अभी विबग्योर वाली ट्रिक से पढ़ा है, कैरोटीन येलो ऑरेंज होगा और ज़ैंथोफिल येलो होंगे। प्योरली हाइड्रोकार्बन से मैंने आपको बताया था C40 H56, जबकि ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन भी आ जाएगा। 3 टाइप के हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, और बीटा वाले जो हैं वो विटामिन ए का प्रीकर्सर है, और गाजर का जो कलर होता है वो भी इसी के कारण होता है, येलो ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट्स। तभी तो गाजर खाते हैं ना, विटामिन ए का सोर्स गाजर को बोलते हैं। एक्चुअली इसमें बीटा कैरोटीन होता है गाजर में, और वो बॉडी में जाकर फिर लिवर में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। नाउ ज़ैंथोफिल येलो कलर्ड होंगे, वही कैरोटीन ही है लेकिन उनमें ऑक्सीजन आ गया। C40 H56 तो सेम है, O2 ऐड हो गया। नाउ बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी में जो मिलता है उसे फ्यूकोजैंथीन बोलते हैं, डाई एटम्स में जो मिलता है उन्हें डाइटोजैंथीन बोलते हैं। बट सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल जो है वो ल्यूटिन है। कहीं याद आ रहा है ल्यूटिन? याद है कॉर्पस ल्यूटियम, 12th क्लास, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या आई में नर्वस सिस्टम 11th क्लास, मैक्युला ल्यूटिया, वहाँ ये ल्यूटिन पिगमेंट ही होता है जिसके कारण येलो कलर आता है। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी तो बोलते हैं अपन। तो ये जो ल्यूटिन है, जब पतझड़ आता है, ऑटम आता है, तो जो पत्तियों का कलर पीला पड़ जाता है वो इसी के कारण होता है। पहले ग्रीन लीव्स होती है, क्लोरोफिल बहुत होता है, फिर ज़ैंथोफिल का डोमिनेंस आता है ल्यूटिन का, इसीलिए वो पीली पड़ जाती है। तो क्वेश्चन आता है, गाजर का कलर और विटामिन ए का प्रीकर्सर कौन है? बीटा कैरोटीन, कैरोटिनॉइड है एक तरह का। और ऑटम में जो लीव्स का कलर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूटिन, जो ज़ैंथोफिल है, अगेन अ टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइकोबिलेंस, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी में मिलते हैं, प्रोटीन के बने हैं, वाटर सॉल्युबल है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? इनमें भी इनमें एक तो टेल नहीं होती, तो टेल जो है एक तो क्लोरोफिल सी में नहीं होती और फाइकोबिलेंस में भी टेल नहीं होती, और साथ में इनमें स्टूडेंट्स मैग्नीशियम भी नहीं होता। क्यों नहीं होता आपको अभी समझ में आ जाएगा। इनमें क्या होता है, जैसे ये 4 टेट्रापाइरोल रिंग्स हैं, लेकिन वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं, वो ऐसे करके जॉइंट है, तो ओपन टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो मैग्नीशियम का रोल ही नहीं है। मैग्नीशियम कहाँ होता है? यहाँ देखो, क्लोज बनता है तो सेंटर में होता है, तो रटने की जरूरत नहीं है, ओपन है, मैग्नीशियम होगा ही नहीं, और ना टेल होती है। तो टेल्स क्लोरोफिल सी और फाइकोबिलेंस दोनों में नहीं होती, मैग्नीशियम फाइकोबिलेंस में नहीं होता, ओपन टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है। और सभी पिगमेंट्स में से वाटर सॉल्युबल सिर्फ और सिर्फ फाइकोबिलेंस होते हैं। आइए तो यहाँ देखते हैं, ओपन टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर, लैक्स मैग्नीशियम, लैक्स फाइटोल टेल, प्रोटीन्स के साथ मिलकर ही रहते हैं ये, और तब इन्हें फाइकोबिली प्रोटीन्स या बिली प्रोटीन्स कहते हैं। सो दीज आर ऑल, एंड ऑफ कोर्स ये हम पढ़ चुके हैं क्लास के स्टार्टिंग में, फाइकोसाइनिन या एलोफाइकोसाइनिन ब्लू कलर का और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का। विद दिस वी कंप्लीट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको एक हल्का सा ब्रेक लीजिए, फिर हम और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हमें ये तो समझ में आ गया कि बहुत सारे तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिनमें प्राइमरी रिएक्शन सेंटर जो है प्राइमरी वो क्लोरोफिल ए है, लेकिन सभी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? आप कहोगे नहीं मैम नहीं करते होंगे, तभी तो अलग अलग कलर के हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा किस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और किस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा परफॉर्म होगा? क्या कोई भी लाइट होगी तो बराबर अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा, बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगा, बराबर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, या कोई पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ है? बस इसी सब की अब हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, हम एक ग्राफ बनाकर देखते हैं कि सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, यहां पर मैंने वेवलेंथ ऑफ लाइट लिख दी। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो नैनोमीटर में लिखी जाती है, nm, एक्स एक्सिस पे। ध्यान रखिए जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं पार, वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस 400 to 700 नैनोमीटर। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट का मतलब बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ के, जो अलग अलग पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर हम यहां पर ये प्लॉट करें कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लाइट वेवलेंथ लिख देते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट करता है, क्लोरोफिल बी कौन सी वाली वेवलेंथ देता है करता है, ज़ैंथोफिल कौन सी वाली एब्जॉर्ब करता है। चलिए चेक करते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 400 नैनोमीटर, ये सपोज 500, 600, ये हो जाएगा 700। ठीक है, यही इसके आगे और इससे कम इससे ज़्यादा में तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। यही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस है। ए कैसे करता है समझिएगा। ए बना रही हूं मैं सबसे ज्यादा। अच्छा ये कौन सी लाइट होगी? 400 से 700 के बीच में विबग्योर भी आ जाएगा। तो सपोज मैं ये बनाती हूं विबग्योर। ठीक है, ए जो है वो ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी इसका कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ब्लू को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वॉयलेट कम, इंडिगो कम, ब्लू को सबसे ज्यादा, फिर ग्रीन कम, ऑरेंज कम, और फिर रेड को भी काफी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये मुझे 700 से कम पे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ गड़बड़ बन जाएगा। सो ये ऐसा, और फिर ये फॉल कर जाएगा। तो क्लोरोफिल ए की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस एरिया में है? ब्लू एंड रेड लाइट वाली वेवलेंथ पर है। बी को ड्रॉ करते हैं। बी भी ब्लू और रेड में मैक्सिमम करता है। कैसे? कुछ ऐसा, ब्लू में मैक्सिमम, फिर फॉल करा, और फिर रेड में भी। तो क्लोरोफिल बी, ये रेड वाली लाइन मैंने क्लोरोफिल बी की बनाई है, ये भी ब्लू एंड रेड। पर अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लू लाइट को कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ए या बी, तो ग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है बी। रेड को कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? ए। पर दोनों मिलकर ब्लू और रेड में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं। जहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वहीं मैक्सिमम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस सब कुछ ज्यादा होगा। अब ज़ैंथोफिल का ग्राफ बनाते हैं। ज़ैंथोफिल येलोइश कलर का है, वो कहां पे करेगा? कहीं बीच में, कुछ इस तरह से, लेट्स से ऐसा, और फिर फॉल। ये ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल। ये इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जहां पर हमने ग्राफ से ये पता करा कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। आइए देखते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन देखें। ग्राफिक कर्व, ये ग्राफिक कर्व है शोइंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ पिगमेंट। एक पिगमेंट
अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब करता है, और ये उस पिगमेंट का फिंगरप्रिंट है, यानी उसकी यूनिकनेस है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट है वो सिर्फ आपके ही हाथ में मिलेगा, दूसरे का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करेगा दो ह्यूमंस का, नेवर। ऐसे ही दो पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो कभी एग्जैक्ट कॉपी नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग अलग पिगमेंट है, वरना वो सेम ही पिगमेंट होगा। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था तो मैंने वहाँ T.W. एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट की बात की थी, जो उन्होंने ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा पे किया था एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। याद आ रहा है या सब भूल गए? हमने ट्रिक भी याद की थी, इंग्लिश एंड साइंस। एंजलमैन ने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था और क्लैडोफोरा पे काम किया था, ये मैंने आपको लिखवाया था। एक्चुअली एंजलमैन ये देख रहे थे, ये बात कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो पूरी लाइट्स में सारी वेवलेंथ्स पर सेम अमाउंट में परफॉर्म होता है या अलग अलग होता है। तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराती हूँ, मैं ज़्यादा नीटली डायग्राम नहीं बनाने वाली हूँ, लास्ट क्लास में समझा था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्लैडोफोरा लिया, हालांकि स्पाइरोगायरा पे भी वर्क किया था, मैंने आपको बताया था। तो ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा लिया और एक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म पे वाइट लाइट डाली, और इस वाइट लाइट को अब ये विबग्योर में ब्रेक हो गई, विबग्योर में ब्रेक हो गई, और फिर उन्होंने स्टडी करना था कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे मेजर करोगे? अब ये कैसे पता करोगे फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा हो रहा है? भाई जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है, जितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उतना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ऑक्सीजन रिलीज होगी, उतना वो बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन को यूज करके ग्रो करेंगे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हुई। इसको उन्होंने ग्राफ पे प्लॉट किया। कैसे प्लॉटिंग होगी? अब ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में वही सेम, एक तरफ लिखते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वही सेम नैनोमीटर में होगी, वही सेम 400, 500, 600 और 700। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या देखा, चेक करा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और ये डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता। देखो ये तो डायरेक्टली मेजर कर लिया था कि कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, पर ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये कैसे मेजर कर सकते हो? बाय रिलीज ऑफ, बाय रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन निकल रहा है उससे पता चलेगा कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो उन्होंने क्या प्रूव किया कि ब्लू में सबसे ज्यादा होता है और रेड में सबसे ज्यादा होता है। तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा बना दें, ये फॉल करा और फिर रेड में हो गया। सो ब्लू और रेड पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ये पहला एक्शन स्पेक्ट्रम है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को उठाकर इस एक्शन स्पेक्ट्रम से कंपेयर किया। तो उन्होंने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए यहीं पर बिल्कुल ऐसा ही तो शो कर रहा था। ये देखिए, ये ही तो था क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो पिंक लाइन है ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, और ये जो वाइट लाइन है ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। और इससे क्या पता चलता है कि क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, कहाँ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, ये आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड में ही फोटोसिंथेसिस करवाता है, लेकिन एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्ड नहीं किया था। एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस किसका आया था? बढ़िया कॉरेस्पॉन्डेंस ए के साथ आया था। तो आप कंफ्यूज मत होना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, किस वेवलेंथ की, और एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब किस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है। तो ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम मैच कर रहे हैं।
इससे क्या प्रूफ होता है कि वही वेवलेंथ जो ए एब्जॉर्ब करता है उन पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। यानी कौन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कराता है? ए। और हम जानते भी हैं कि ए ही प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, रिएक्शन सेंटर है, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो क्लियर है? इनका क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको ए मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है वहीं पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। आइए इसको देखते हैं। सो एक्शन स्पेक्ट्रम, graphic curve showing the rate of photosynthesis at different wavelength of light, और इसे मेजर करेंगे by release of oxygen। पहला एक्शन स्पेक्ट्रम TW एंजलमैन ने दिया था क्लैडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया पे वर्क करके। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोजली कॉरेस्पॉन्ड्स टू, वन सेकेंड, यहाँ एक्शन आएगा। Action spectrum of photosynthesis corresponds to absorption spectrum of chlorophyll A. It shows that chlorophyll A is the chief or primary pigment associated with photosynthesis, और बाकी सब क्लोरोफिल ए को हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, ज़ैंथोफिल हो, कैरोटीन्स हो। तो ए के अलावा सबको मिलाकर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और ये हो गया प्राइमरी या चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वो सब लाइट एब्जॉर्ब करके ए को दे देंगे, फिर ए सारी कहानी खेल करेगा जो हम आगे देखेंगे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, नाउ वी नो, ब्लू एंड रेड रीजन। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे होता है? वहीं जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए से, बाय क्लोरोफिल ए। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने समझ लिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, कैसे वो प्रूफ हुआ, और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि लीफ या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन लीफ या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें भी मीसोफिल एरिया में, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में भी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी हमको समझ में आ गया। अब हमें ये भी समझ में आ गया कि अकेला क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, और ये सब मिलकर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग वेवलेंथ पे, और फिर आगे की स्टोरी बनती है। हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्या ये जो सिस्टम बनेगा पिगमेंट्स का, जिसमें ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीन भी है, ज़ैंथोफिल भी है, क्या ये जो ग्रुप्स बनेंगे लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, ये सब एक से होते हैं? क्या ये सिंगल टाइप का होता है पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम, या ये अलग अलग टाइप के होते हैं? अब आप कहोगे मैम अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो ज़रूर अलग अलग ही होते होंगे। बिल्कुल, 2 टाइप्स के होते हैं, 1 और 2। तो आखिर ये 1 और 2 का क्या मतलब है? ये किन्होंने बताया, ये कैसे समझ आया था, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और बहुत कुछ इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।